एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम GNDU स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे विद उनके कॉन्सेप्ट्स के साथ। सो क्वेश्चन नंबर 1, द प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन इज रेड फ्रॉम DNA encoded and transported outside the nucleus is known as। सो वो कौन सा प्रोसेस है जिससे DNA से इंफॉर्मेशन जो है वो रीड होती है, देन इनकोडेड होती है और फिर न्यूक्लियस के बाहर उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। सो ऑप्शंस आर ट्रांसक्रिप्शन, कैटालिसिस, ट्रांसलेशन और एनकोडिंग। सो आंसर इज ए, ट्रांसक्रिप्शन, बिकॉज ये एक फर्स्ट स्टेप होता है जीन एक्सप्रेशन में। ठीक है, सो अगर आप ये डायग्राम देख पा रहे हैं, सो इसमें क्लियरली मेंशन है कि ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर DNA आया, वो देन mRNA में कन्वर्ट हो गया, उसको बोल रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन। देन mRNA से देन mRNA जो है उसको ट्रांसलेशन हुआ, सो उस प्रोसेस को ट्रांसलेशन बोल रहे हैं। सो जब तक वो न्यूक्लियस में था DNA एंड ये जो प्रोसेस हो रहा है हमारे mRNA तक का, एंड उसको बोल रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन। सो फिर उसके बाद वो न्यूक्लियस से बाहर ट्रांसपोर्ट कर दिया जा रहा है। ओके, सो इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑप्शन नंबर ए, ट्रांसक्रिप्शन। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 2, रिमूवल ऑफ द होल लंग इज कॉल्ड। सो जब पूरे एक लंग को रिमूव किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? So options are thoracotomy, sleeve resection, thoracoplasty and pneumonectomy. So pneumonectomy is the correct answer। ठीक है, बाकी अगर आप ये डायग्राम देख रहे हैं, सो सबसे फर्स्ट इज़ वेज रिसेक्शन, उसमें सिर्फ एक छोटा सा पार्ट काट के निकाला गया है, रिमूव किया गया है। देन सेगमेंटेक्टमी में एक सेगमेंट रिमूव किया है, एक पोर्शन ऑफ सेगमेंट। एंड लोबेक्टमी में पूरा लोब ही रिमूव कर दिया गया है। एंड अगर आप पल्मोनेक्टमी देखेंगे, और न्यूमोनेक्टमी भी बोलते हैं इसको, सो उसमें क्या हो रहा है, पूरा एक लंग का पूरा लंग जो है उसको रिमूव कर दिया गया है। सो थोरेकोटॉमी अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो ये एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसमें प्लूरल स्पेस में आप एक्सेस गेन करते हैं, मींस वहाँ तक रीच करने के लिए वो सर्जिकल प्रोसीजर यूज़ किया जाता है। एंड ये सर्जन्स के थ्रू परफॉर्म किया जाता है ताकि थोरेसिक ऑर्गन्स तक पहुँच सके, जैसे हार्ट, लंग्स, इसोफेगस, या फिर थोरेसिक आर्टा और एंटीरियर स्पाइन तक वहाँ पे एक्सेस मिल सके। सो स्लीव रिसेक्शन की बात करें तो जो स्लीव रिसेक्शन होता है वो एक सर्जरी है जिसमें लंग के ट्यूमर को, जो कि एक लंग के ही लोब में प्रेजेंट होता है, उसको रिमूव करते हैं। सो दैट इज़ स्लीव रिसेक्शन। एंड थोरेकोप्लास्टी में ऑपरेटिव रिमूवल होता है थोरेसिक केज का, जिसमें सब पेरियोस्टल रिसेक्शन होता है, बहुत सारे रिब्स को, मींस वहाँ पे जितने भी रिब्स हैं वो उसको रिमूव किया जाता है। एंड थोरेसिक केज का ऑपरेटिव रिमूवल होता है। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा एंड डायग्राम से और ज़्यादा क्लियर हुआ होगा कि जब एक पूरे लंग को रिमूव करते हैं तो उसको बोलते हैं ऑप्शन नंबर डी, न्यूमोनेक्टमी। Question number 3, about 90 to 95% persons with PID lists away from the painful side। So जब भी PID होता है, posterior intervertebral disc, ये जो कंडीशन है ये जब भी होती है, सो इसमें क्या होता है कि जो पर्सन है वो पेनफुल साइड से अपोजिट में लिस्ट करता है, लेकिन जब भी जो मीडियली अगर कॉर्ड कंप्रेस होती है, ठीक है, मीडियल टू द रूट अगर कंप्रेशन होता है, सो तब जो पर्सन है वो सेम साइड लिस्ट करता है, बट ये 5 to 10% लोगों में देखा जाता है। सो विच इज़ करेक्टराइज्ड बाय, सो जो मीडियल
टू द रूट जो कंप्रेशन की वजह से लिस्ट हो रहा है सेम साइड, वो उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो हैं. सो ऑप्शन ए इज़ ऑल ऑफ द अबव. ऑप्शन बी इज ट्रैक्शन एग्रीवेट्स द सिम्टम्स. ऑप्शन सी लेटरल PA pressure, posterior anterior pressure over sound side reproduces the symptoms, and option number D is side flexion towards the sound side aggravates the symptoms. So ट्रैक्शन से भी उस पेशेंट के जो सिम्टम्स हैं वो बढ़ जाते हैं. लेटरल PA posterior anterior प्रेशर देंगे साउंड साइड में, सो तब भी रिप्रोड्यूस हो जाते हैं जो सिम्टम्स होते हैं. और जो साउंड साइड है, मतलब सही वाला साइड है, वहाँ पे अगर साइड फ्लेक्शन करते हैं तब भी वो पेन एग्रीवेट होता है, सिम्टम्स एग्रीवेट हो जाते हैं. सो इनमें से कितने जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो सही हैं. सो इसमें से सारे कैरेक्टरिस्टिक्स सही हैं जब भी जो रूट कंप्रेशन होता है वो मीडियली होता है. सो इसको और अच्छे से मैं समझाने के लिए मैंने एक डायग्राम यहाँ पे बनाया है, आप देख सकते हैं. सो जो लेफ़्ट साइड ग्रीन कलर का दिख रहा है वो जो येलो कलर के जो नर्व रूट्स हैं वर्टिब्रास के बीच में जो प्रेजेंट होती हैं, वहाँ से निकलती हैं जो, सो वहाँ पे ये मीडियल कंप्रेशन शो कर रहा है जो ग्रीन कलर का डॉट है. सो उसमें ये सब जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो दिखते हैं, जिसमें ट्रैक्शन एग्रीवेट कर देता है जो पेन होता है, एंड साउंड साइड बेंडिंग एग्रीवेट करता है सिम्टम्स. ओके, एंड साइड फ्लेक्शन एंड लेटरल PA प्रेशर ओवर द साउंड साइड भी रिप्रोड्यूस करता है सिम्टम्स. ओके, एंड ये सिर्फ आपको 5 to 10% पीपल में ही देखने को मिलेगा, एंड जो रेस्ट 90 to 95% पर्सनस है उसमें लेटरल कंप्रेशन दिखेगा कि लेटरल साइड से जो कॉर्ड है, नर्व रूट है, वो कंप्रेस हो रही है. ठीक है, एंड मीडियल कंप्रेशन में मीडियली जो नर्व रूट है वो कंप्रेस हो रही है. सो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. So question number 4, a female athlete who was diagnosed with grade 3 medial meniscus injury informs the physician that she cannot risk the delay of a possible unsuccessful period of observation. Surgery is indicated to the patient. So एक फीमेल एथलीट है जिनको ग्रेड 3 का मीडियल मेनिस्कस इंजरी हो गया है, एंड वो डिले नहीं कर सकती हैं, एंड सर्जरी इंडिकेट हुई है पेशेंट को. सो इफ़ द एथलीट्स मेनिस्कस टियर इन्वॉल्व्स ग्रेटर देन 50% ऑफ द मेनिस्कल थिकनेस, अगर 50% से ज़्यादा मेनिस्कल टियर हो रखा है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर्स इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द पेशेंट, इनमें से कौन सी जो प्रोसीजर है वो सबसे बेस्ट रहेगी पेशेंट के लिए. सो ऑप्शंस आर पार्शियल मेनिस्टेक्टमी, meniscus transplantation, meniscus repair और intra-articular reconstruction. So option C is correct because meniscus repair ही आजकल ज़्यादा यूज़ में है. सो अगर आप इसकी इमेज देखें, सो इस डायग्राम से आप meniscus repair की इमेज देख सकते हैं. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर C, meniscus repair. Question number 5. When evaluating a case of bicipital tendinitis, which clinical finding you would not expect to find? So bicipital जो tendon है उसकी जो root value होती है वो होती है C5, C6. So options are tenderness over bicipital tendon. Bicipital tendon पे tenderness होगी, yes. ऑप्शन नंबर बी, रेफर्ड पेन इन C7-C8 डर्माटोम्स. सो C7-C8 डर्माटोम्स में पेन नहीं होगा बिकॉज इसकी जो वैल्यू है, नर्व रूट वैल्यू, वो C5-C6 है. सो वहाँ पे वो पेन जा सकता है बट C7-C8 में नहीं जाएगा. ऑप्शन नंबर सी इज पेनफुल आर्क विद एक्टिव रेंज ऑफ मोशन. एक्टिव रेंज ऑफ मोशन में पेनफुल आर्क रहेगी, ये भी ट्रू है. And option number D is increase in pain on isometric resistance to biceps. So मसल में इंजरी है, मसल के टेंडन में, so yes, isometric resistance में biceps में पेन बढ़ेगा. So that is also true. So option number B is correct because we will not find
we will not expect to find this finding. So yeah, option number B is correct. Rapid pain in C7-C8 dermatomes. Okay, so let's moving on to next question. Question number 6. Which of the following terms is not used to identify a region of abdomen? So abdomen के रीजन इनमें से कौन सा नहीं है, हमें वो बताना है. तो ऑप्शंस आर एपिगैस्ट्रिक, हाइपोगैस्ट्रिक, राइट सेक्रल, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक. सो एक डायग्राम से हम ये जानेंगे कि कौन कौन से रीजन्स होते हैं. सबसे पहले राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन होता है, एपिगैस्ट्रिक रीजन, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन. सो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक इसमें आ गया. देन राइट लंबर रीजन, अम्बिलिकल रीजन, लेफ्ट लंबर रीजन, then right inguinal region, hypogastric and left inguinal region. So hypogastric भी आ गया, epigastric भी आ गया. अगर आप सबसे ऊपर वाले में देखेंगे रीजन में तो एपिगैस्ट्रिक भी आ गया एंड सबसे नीचे हाइपोगैस्ट्रिक भी आ गया एंड सबसे ऊपर राइट साइड में लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन भी आ गया. सो आंसर इज सी ऑप्शन, राइट सैक्रल, बिकॉज ये रीजन नहीं है एब्डामेन का. सो क्वेश्चन नंबर 7. विच नर्वस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लैडर इवैक्यूलेशन? सो ऑप्शंस आर सिंपैथेटिक, सोमैटिक, पैरासिम्पैथेटिक एंड ऑप्शन डी इज सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक. सो वो कौन सा नर्वस सिस्टम है जो कि ब्लैडर इवैक्यूलेशन और यूरिनेशन में हेल्प करता है? सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, क्योंकि ये डायरेक्टली जो डिट्यूसर मसल है उसको सप्लाई करता है, जो कि हेल्प करता है ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करने में एंड जिसकी वजह से देन इट रिजल्ट्स इनटू द रिलीज ऑफ यूरिन. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, पैरासिम्पैथेटिक. सो इसके लिए आपको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के जो पार्ट्स होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स एंड सिंपैथेटिक नर्व्स, आप डायग्राम में देख सकते हैं, उनके आपको फंक्शंस पता होना बहुत ज़रूरी है. अगर आपको फंक्शंस पता है तभी आप ये जान पाएंगे कि कौन सा सिस्टम किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है. सो या, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज shear स्ट्रेस इज मोर इन. सो जो shear स्ट्रेस होता है, सो मूवमेंट के, जब भी कोई मूवमेंट होती है उसके अपोजिट एक फोर्स लगता है, उसको shear स्ट्रेस बोलते हैं. सो shear स्ट्रेस इनमें से किस में सबसे ज़्यादा होता है? सो ऑप्शंस आर कॉक्सा वेरा, कॉक्सा वेल्गा, फीमोरल एंटीवर्जन और ऑप्शन नंबर डी, फीमोरल रेट्रोवर्जन. सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, विच इज़ कॉक्सा वेरा. अगर आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, सो ए डायग्राम में कॉक्सा वेरा है जिसमें डिक्रीज इन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है एंड ऑप्शन नंबर डायग्राम में बी जो ऑप्शन है उसमें कॉक्सा वेल्गा है, इंक्रीज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन. सो जो कॉक्सा वेरा है उसमें 90 डिग्री पे होता है, मतलब डिक्रीज हो रखा है बेसिकली, नॉट 90 डिग्री, उससे कम भी हो सकता है. सो जो हेड है वो एसेटाब्लम में है, फीमर का हेड, एंड उसके अपोजिट एक फोर्स लग रही है. सो shear स्ट्रेस इज़ मोर इन कॉक्सा वेरा. तो जो shear स्ट्रेस होता है जो कि मूवमेंट के अपोजिट लगता है, सो वो ज़्यादा कॉक्सा वेरा में देखने को मिलता है. सो हेंस द आंसर इज़ बी ऑप्शन, कॉक्सा वेरा. सो कॉक्सा वेल्गा में भी देखने को मिलेगा, बट अगर हम चूज़ करें कि किस में ज़्यादा देखने को मिलेगा, सो ऑब्वियसली कॉक्सा वेरा में हमको ज़्यादा देखने को मिलेगा shear स्ट्रेस. सो क्वेश्चन नंबर 9. विच हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द एड्रिनल मेड्यूला? सो एड्रिनल मेड्यूला कौन से हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं? सो ऑप्शंस आर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ऑप्शन बी मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, देन गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स, देन एड्रेनालिन एंड नॉन एड्रेनालिन. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, एड्रेनालिन एंड नॉन एड्रेनालिन, बिकॉज जो एड्रिनल मेड्यूला है वो सिक्रीट करता है कैटाकोलामाइंस को, जो कि हमारे बॉडी को स्ट्रेस के लिए रिस्पॉन्ड करते हैं. एंड कैटाकोलामाइंस जो है वो इंक्लूड करता है एड्रेनालिन एंड नॉन एड्रेनालिन, जिसको हम एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं. सो यस, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, एड्रेनालिन एंड नॉन एड्रेनालिन. ये आपको लर्न करना पड़ेगा एंड इट्स अ फैक्ट.
सो इसमें कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट नहीं है कि इसकी वजह से ये, बट आपको ये लर्न करने पड़ेंगे हार्मोन्स कौन कौन से सीक्रेट हो रहे हैं. सो या क्वेश्चन नंबर 10. A physical therapist uses a proprioceptive neuromuscular facilitation (PNF) technique of repeated contraction. This specific technique uses two basic patterns for the shoulder and hip. So जो PNF होता है उसमें बेसिकली शोल्डर और हिप के लिए कुछ बेसिक पैटर्न्स होते हैं. सो फॉर शोल्डर मोशंस D1 इज़ रेफर्ड टू एज. सो फॉर शोल्डर मोशंस के लिए जो D1 है उसमें कौन सा मूवमेंट्स होते हैं. सो इसमें ये कोई पर्टिकुलर नहीं लिखा है कि D1 फ्लेक्शन की बात कर रहे हैं या D1 एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं. एंड दूसरी बात, कॉमनली D1 फ्लेक्शन की ही बात की जाती है. सो हम D1 फ्लेक्शन यहाँ पे मान के चलेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई पर्टिकुलर दिया नहीं हुआ है कि फ्लेक्शन है या एक्सटेंशन है. सो अगर आप D1 फ्लेक्शन, अगर आपको पता है कि PNF में D1 फ्लेक्शन का जो पैटर्न है वो क्या होता है, सो उसमें जो शोल्डर है वो फ्लेक्शन में जाता है, अडक्शन में जाता है एंड एक्सटर्नल रोटेशन में जाता है. सो ऑप्शन नंबर C इज़ द करेक्ट आंसर विच इज़ फ्लेक्शन, अडक्शन एंड एक्सटर्नल रोटेशन. सो ये जो PNF पैटर्न्स हैं वो आपको लर्न करने पड़ेंगे. एंड अगर आपके कॉन्सेप्ट्स PNF को लेकर क्लियर नहीं है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं. मैंने पहले एक वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने पूरा PNF पैटर्न्स के ऊपर जो टॉपिक है वो कवर किया है. एंड इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस. एंड अगर आपको कॉन्सेप्ट्स अच्छे लगे, इसी तरह से और वीडियोस चाहते हैं, सो डू कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें. थैंक यू सो मच एंड टेक केयर. बाय बाय.